इस वीडियो में हम गुडविल की मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स और उसकी वैल्यूएशन का फर्स्ट मेथड सीखेंगे विच इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, गुडविल इज एन intangible asset which places an enterprise at an advantage due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra efforts. तो गुडविल का मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं गुड रेपुटेशन। जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज हायर प्रॉफिट्स कमा सकता है कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हुए। हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि सपोज आप एक आप कॉफी पीते हैं, तो सपोज आप टाटा ब्रांड की कॉफी पीते हैं जिसका प्राइस है 100 रुपीज पर 100 kg, 100 ग्राम। एक ऑर्डिनरी कॉफी है, नॉर्मल कॉफी आती है मार्केट में, नया ब्रांड है जिसका प्राइस है 80 रुपीज पर 100 ग्राम। तो आप टाटा कॉफी पीते हैं, तो आपको काफी साल हो गए उसको पीते हुए, तो आपको टाटा ब्रांड पे बहुत ट्रस्ट है, तो आप उसके लिए 20 रुपीज एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो कि उस ब्रांड में जो भी कॉफी है उसमें क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स डाले होंगे, उसका टेस्ट अच्छा होगा, ये सब मैटर करता है आपके लिए। तो आप इसके लिए उसके लिए 20 रुपीज एक्स्ट्रा देने के लिए भी तैयार हो। तो टाटा कॉफी इज एबल टू अर्न मोर इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। इसी को बोलते हैं गुडविल या गुड रेपुटेशन। तो अब हम कर लेते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स में आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि गुडविल क्या होता है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है जिसको आप देख या छू सकते हो। इसको हम अभी करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट। इंटेंजिबल एसेट होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब इसको आप देख या छू नहीं सकते। लेकिन ये कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट और इंटेंजिबल एसेट में क्या फर्क होता है? फिक्टिशियस एसेट की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ना कि फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जिसको कि हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कि वो एक्सपेंसेस या लॉसेस जिनको कि अभी तक हमने बिजनेस में से राइट ऑफ नहीं किया है, जिसको कि अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया। जैसे सपोज एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, ये आपने अपनी बुक में कई बार पढ़ा होगा। एडवर्टाइजिंग सस्पेंस का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज कि हमने एक एड बनाई, एड बनाने पे हमने 10 लाख रुपीज लगा दिए, 10 लाख रुपीज हमने खर्च कर दिए। अब जो एड हमने बनाई है, सपोज वो टीवी पे आने वाली है, तो अगले आने वाले, हमें लगता है कि अगले आने वाले 5 सालों तक हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि लोग एड को देख के वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है। तो सपोज हमें लगता है कि उस 10 लाख जो हमने खर्चे हैं उसका बेनिफिट हमें आने वाले 5 सालों तक होने वाला है। तो हम हर साल उस 10 लाख का 1/5 यानी कि 2 लाख रुपीज राइट ऑफ कर देते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। राइट ऑफ कर दिया 2 लाख, 10 लाख में से राइट ऑफ कर दिया 2 लाख पहले साल के एंड में। तो अभी बचा हुआ जो 8 लाख है, हम उसको एज अ फिक्टिशियस एसेट बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखा देते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है? फिक्टिशियस एसेट वो अनरिटर्न प्रॉफिट, अनरिटर्न एक्सपेंस है या अनरिटर्न लॉस है, जिसको कि अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है। जैसे ही 5 साल हो जाएंगे, तो हर साल 2 लाख रुपीज राइट ऑफ करते करते उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये होती है फिक्टिशियस एसेट, जिसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको कि हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन इसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है। It doesn't have an existence separate from that of an enterprise. गुडविल की जो भी वैल्यू होती है वो उसके एंटरप्राइज की वजह से होती है। इसीलिए जब नॉर्मली हम एक बिजनेस को खरीदते हैं, तो एक तरह से हम उसकी गुडविल भी खरीद लेते हैं।
क्योंकि जो भी कस्टमर पहले उस बिजनेस के पास जाते थे वो अभी कस्टमर हमारे पास आएंगे, क्योंकि बिजनेस की वजह से ही उसकी गुडविल की वैल्यू है, उसका एग्जिस्टेंस बिजनेस की वजह से ही है। गुडविल हमें हेल्प करती है हायर प्रॉफिट्स कमाने में। चाहे हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा भी रख देंगे तो भी लोगों को हम पे भरोसा है, ट्रस्ट है, तो इसकी वजह से वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिसकी वजह से हम दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में वो कस्टमर आते हैं किसकी वजह से? गुडविल की वजह से। जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल है, सपोज दो शॉप्स हैं आपके एरिया में, एक जैसा सामान बेचती हैं, बट क्योंकि आप एक ही शॉप पे जा रहे हो बहुत साल से, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, तो आप उसी के पास जाओगे, तो अट्रैक्ट होते हो आप उसी शॉप की तरफ जब भी आपको सामान लेना होता है। तो वो उस शॉप की गुडविल की वजह से ही है। गुडविल बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि लोकेशनल एडवांटेजेस। मान लो कि लोकेशन अच्छी है, जैसे मार्केट के अंदर कोई शॉप हो तो वहाँ का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। अगर कोई शॉप है जो मार्केट से काफ़ी दूर है, दूर के एरिया में है, तो हम वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करते कि चलो पास वाली शॉप में जाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी गुडविल बन जाती है, सामान खरीदते खरीदते हमें ट्रस्ट बन जाता है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, ब्रांड इमेज, हम ब्रांड्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। ट्रेडमार्क्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया टाटा कॉफ़ी, काफ़ी अच्छा नाम है। पेटेंट, पेटेंट एक एसेट होती है। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को, पेटेंट का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का और उसको सेल करने का अगर हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट है फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, कुछ सालों के लिए, तो उसको बोलते हैं पेटेंट। जैसे सपोज कोविड के टाइम पे हमारे पास दो वैक्सीन आए थे, कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन। तो जो भी कंपनीज उनको प्रोड्यूस कर रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि उनके पास उसका पेटेंट था, उनको इन वैक्सीन को प्रोड्यूस करने का और इनको सेल करने का, जिसकी वजह से उनकी गुडविल हो गई। एक बार हम एक प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं किसी कंपनी का या ब्रांड का, तो हम दूसरे प्रोडक्ट भी ट्राई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी गुडविल अच्छी हो जाती है। मार्केट में रेपुटेशन अगर अच्छी होगी तो गुडविल अच्छी होगी। तो इस तरह से गुडविल इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। गुडविल की जो वैल्यू है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब जो भी वैल्यूअर है, अब आने वाले क्वेश्चंस में हम गुडविल की वैल्यूएशन सीखेंगे। जो भी वैल्यूअर है वो गुडविल की वैल्यूएशन करेगा, वो अपनी जजमेंट के ऊपर, बेस के ऊपर करेगा। वो आपको पता चलेगा अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। कोई एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर सकता है, कोई सुपर प्रॉफिट, कोई कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कर सकता है। तो ये सब्जेक्टिव होती है, हर वैल्यूअर अपने हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करता है। In the context of partnership, it is the value of share of profit sacrificed by sacrificing partner. हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उन सब में हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। अगर कोई पार्टनर अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको रीइंबर्स करने के लिए हम उसको गुडविल का उसका शेयर देते हैं। आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। तो इसीलिए गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। बहुत सारे टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों की जाती है गुडविल की वैल्यूएशन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो एक छोटा सा टॉपिक आया है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जब मतलब जिनको हम देख या छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट होती है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो होती हैं जैसे कि गुडविल अभी हमने देखा कि हमें बेनिफिट दिलाती है। तो जो भी चीज़ हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाती है वो हमारे लिए एसेट ही है। लेकिन गुडविल को हम देख या छू नहीं सकते, पेटेंट को हम देख या छू नहीं सकते, ट्रेडमार्क। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इनटेंजिबल एसेट्स के। तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितनी तरह की होती है? पहली है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है कि अगर हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं,
Purchase goodwill is that goodwill for which the firm has paid consideration in cash or kind. जिसकी अगर हमने किसी का बिजनेस खरीदा तो हम उसकी गुडविल भी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे सपोज हमने किसी कंपनी का से एक कंपनी का हमने बिजनेस खरीदा, बिजनेस खरीदने का मतलब होता है एसेट्स खरीदना एंड लायबिलिटीज खरीदना, दोनों खरीदना। सपोज उस बिजनेस के एसेट्स थे 8 लाख और लायबिलिटीज थे से 2 लाख, तो हमने दोनों खरीद लिए। अब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज मतलब 6 लाख नेट एसेट्स हमने एक तरह से उसके खरीदे, तो हमें उसको 6 लाख देना चाहिए। सपोज हम उसको 7 लाख देते हैं, मतलब कि परचेज कंसीडरेशन जो है वो है हमारा 7 लाख। तो हमने 1 लाख रुपीज उसको एक्स्ट्रा किस चीज के दिए, हमने उसको ये 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दिए हैं गुडविल के। तो ये है हमारी परचेज गुडविल, ये परचेज गुडविल है। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाए कि हम उसको 1 लाख ही देंगे या से 2 लाख ही देंगे, इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाए, उसके लिए ये चैप्टर में हम बहुत सारे मेथड्स करेंगे, जो कि मेनली होगा उसके प्रॉफिट्स के बेस पे। अगर कोई कंपनी अच्छी है तो उसके ऑब्वियसली प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होंगे, तो उसकी गुडविल की वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा की जाएगी। तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है वो हम अभी सीखेंगे। तो पहला टाइप हमने कर लिया परचेज गुडविल। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर नॉन परचेज गुडविल। ये क्या होती है, जो कि परचेज नहीं की जाती है बल्कि अर्न की जाती है हमारे एफर्ट्स की वजह से, मैनेजमेंट के एफर्ट्स की वजह से, पार्टनर्स के एफर्ट्स की वजह से। ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो कि हमने पीछे भी किए हैं। लोकेशन अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अच्छा है, तो जिसकी वजह से हम दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। प्रॉफिट्स हर जगह पे आया है, चाहे वो परचेज गुडविल था, चाहे वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल था, उसकी वजह से प्रॉफिट हमेशा आया है। तो गुडविल का बेस ही होता है कि प्रॉफिट्स, इसीलिए इसकी मेथड ऑफ वैल्यूएशन में हम प्रॉफिट्स को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्स्ट मेथड है, जो कि हम इस वीडियो में करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज का मतलब होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको पता है। प्रॉफिट हमें कौन से लेने हैं, प्रॉफिट हमें लेने हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लेने हैं मतलब कि एबनॉर्मल लॉसेस को नहीं लेना, एबनॉर्मल गेन्स को नहीं लेना। तो इन सबको डिडक्ट करने के बाद या ऐड करने के बाद, वो अभी हम सीखते हैं तरीका, इन सबको एक्सक्लूड करने के बाद जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं वो होते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। तो उसको निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट्स को निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, एवरेज प्रॉफिट आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये कैसे करते हैं ये अभी हम सीखते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि आने वाले कितने सालों तक हम वही वाले प्रॉफिट्स को मतलब एंजॉय कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमारी गुडविल की वैल्यूएशन हो जाती है। तो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये एवरेज प्रॉफिट कौन से लेने हैं, ये हमें लेने हैं नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स। तो उसका फॉर्मूला एक बार कर लेते हैं और मैं इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि क्यों हमने किसी चीज़ को ऐड किया या क्यों किसी चीज़ को माइनस किया है। तो हमें चाहिए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। सबसे पहले हमने ऐड किया है एबनॉर्मल लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ये सब लॉसेस को हमने ऐड इसलिए किया है क्योंकि इन लॉसेस की वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम नहीं दिखने चाहिए। ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है कि फायर, आग लग गई तो लॉस हो गया, चोरी हो गया तो लॉस हो गया। ये हमारे एफर्ट्स की कमी की वजह से नहीं है, ये है अनअवॉइडेबल सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन का नुकसान बिजनेस को होना नहीं चाहिए। तो जब भी गुडविल की वैल्यूएशन होगी तो एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे एक्चुअल रियल प्रॉफिट्स हमें नज़र में आने चाहिए। तो एबनॉर्मल लॉसेस
को ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये इंसिडेंटल होता है, मतलब ऐसा हर साल नहीं होता कि हम अपनी फिक्स्ड एसेट को बेच रहे हैं और लॉस कर रहे हैं। तो ये इंसिडेंटल एक्टिविटी है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी ये नहीं है। तो क्योंकि इसका बिजनेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए इस लॉसेस को भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम नहीं दिखना चाहिए। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को क्यों हमारे प्रॉफिट्स को कम कर देते हैं, ये हम देखते हैं। हमने पिछले साल बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने 11th में सीखा होगा। तो हम ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं डेबिट साइड पे और क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं हम क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक मान लो कि 10,000 था, हमने बढ़ा के उसको से 20,000 दिखा दिया। अब ओपनिंग स्टॉक की वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया होगा बाय द अमाउंट ऑफ, से हमने 20,000 से अपना ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया होगा 20,000 से। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा दिखाने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। सिमिलरली अगर हम अपना क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा देते हैं, मान लो, क्योंकि क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, क्रेडिट साइड की टोटल को ऐड करो और उसमें से डेबिट साइड को माइनस कर दो। तो अगर हमने अपना क्लोजिंग स्टॉक से 30,000 से कम दिखा दिया, तो उसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी 30,000 से कम दिख गया होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा तो डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन की वजह से या ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पे ही हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो कम आ जाता है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट फेयर। तो इसकी वजह से हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन रेकरिंग होते हैं, मतलब हर साल नहीं होते, रेकरिंग नेचर के नहीं है, हर साल नहीं होते, तो इसीलिए इन एक्सपेंसेस की वजह से हमारा प्रॉफिट कम नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्सपेंसेस हर साल नहीं होते। तो इसीलिए नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एसेट खरीदी है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते हम। अगर हम एसेट खरीदते हैं तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते, क्योंकि हमने एसेट खरीदी है। एसेट हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली आने वाले कई सालों तक, 5 साल 10 साल तक, तो उसको अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए दिखा देते हैं, मान लो कि हमने एसेट खरीदी 10,000 की, तो उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, तो उससे हमारा प्रॉफिट जो है 10,000 से कम दिख जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसेट खरीदना तो वैसे भी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन की निशानी है। तो इसीलिए अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हुए दिखा देते हैं, तो उसको ऐड कर देना चाहिए, तभी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखेगा। नेक्स्ट इसका बिल्कुल रिवर्स है, जैसे लेस एबनॉर्मल गेन्स। अगर हम अपनी एसेट बेच रहे हैं और उसको गेन पे प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, तो इसीलिए इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि इंसिडेंटल है, हर साल होने वाली चीज नहीं है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे, इस गेन को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ाना नहीं चाहिए इसको। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सेम जो हमने यहाँ पे सीखा था उसका उल्टा है ये। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाते हैं तो भी हमारे प्रॉफिट ज्यादा दिख जाते हैं, अगर हम ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाते हैं तो भी हमारे प्रॉफिट ज्यादा दिख जाते हैं, तो इसी वजह से इनको माइनस किया जाना चाहिए। नॉन रेकरिंग इनकम्स, जो कि हर साल नहीं होती, रेकरिंग नेचर की नहीं है, मतलब हर साल नहीं होती है, एक्सपेक्टेड नहीं है कि हम फ्यूचर में भी इसको करते ही जाएंगे, तो इसीलिए इस इनकम की वजह से हमारा प्रॉफिट कम ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमने दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। जनरली ये टेंडेंसी होती है हर बिजनेस की, वो अपने बिजनेस के अलावा दूसरी कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स, ऐसी चीजें खरीदते हैं ताकि उनको थोड़ा सा रेगुलर इनकम आती जाए। बट ये वाली इनकम हमारे बिजनेस के ग्रोथ की वजह से नहीं हुई है, ये हमारे बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए इसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, तो इसलिए इसको भी माइनस किया जाएगा। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो, ये हमारे प्रॉफिट्स में से कम किया जाना चाहिए। मतलब इसको जब भी हमने लास्ट जो वीडियोस देखे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के, तो रेम्यूनरेशन को कम करने के बाद ही हम प्रॉफिट को बांटते थे पार्टनर्स में, वही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता था। तो ये हमारा बिजनेस का ही पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। तो अगर इसको नहीं माइनस किया गया तो वो गलत है, उसको माइनस किया जाना चाहिए ताकि हमारा ट्रू या रियल बिजनेस प्रॉफिट हमारे सामने आए। एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट सी बात है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं ना, उसको हम एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो आप जब भी कोई बिजनेस का, जब भी आप लाइफ का इंश्योरेंस भी करवाते हो, मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हो, तो हम हर साल उसको पे करते हैं, हर साल उसका प्रीमियम पे करते हैं। कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, हर साल उसको पे करते हैं, तो ये हमारा रेकरिंग एक्सपेंस होता है। तो अगर हमने माइनस इसको नहीं किया गलती से, तो इसको माइनस कर दो। लेकिन जो क्लेम रिसीव होता है ना, अगर मान लो कि कार का एक्सीडेंट हो जाए, वो कब होगा, सिर्फ 5-6 साल में कभी हो जाए, तो हमें उसका क्लेम रिसीव होगा, तो वो क्लेम को हम नॉन रेकरिंग मानते हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करते हैं उसको रेकरिंग मानते हैं, लेकिन क्लेम कभी कभार रिसीव होता है तो उसको हम नॉन रेकरिंग मानते हैं। तो अगर क्लेम रिसीव हुआ हुआ है तो वो हमारी नॉन रेकरिंग इनकम है, उसको हम माइनस करेंगे। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि हमारा रेकरिंग एक्सपेंस है, अगर हमने माइनस नहीं किया तो हम उसको माइनस करेंगे। तो इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट्स आएंगे वो होंगे हमारे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे आ जाएंगे एवरेज प्रॉफिट्स, और उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब आने वाले कितने सालों तक हमें ऐसे प्रॉफिट होते रहेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो आएगा वो होगी हमारी गुडविल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हम ऐसा क्यों करते हैं, ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। हरी एंड कृष्ण were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted Sham as a partner for 1/5 share in the profits. For this purpose, goodwill of the firm is to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. तो लास्ट 5 years के एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गुडविल मिल जाएगी। हम क्यों, जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो उसको गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने शेयर का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उस सेक्रीफाइस के लिए उनको रीइंबर्स करने के लिए जो न्यू पार्टनर होता है वो कुछ गुडविल, अपने शेयर का गुडविल लेके आता है और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को रीइंबर्स करता है। तो इसीलिए जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो कैसे करना है, 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो हम यहीं से कर लेते हैं। तो ये 5 सालों के हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 50,000, 40,000, 75,000। ये पैरेंथेसिस में है, ब्रैकेट में है, तो दैट मीन्स ये हमारा लॉस है 50,000। तो ये है हमारे प्रॉफिट्स। कैलकुलेट गुडविल। प्रॉफिट ऑफ 2014-15, यानी कि ये वाला जो प्रॉफिट है was calculated after charging 10,000 for abnormal loss of goods by fire। तो उस साल में आग लग गई होगी तो 10,000 से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा है, एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देते हैं, तो इस साल का प्रॉफिट होना चाहिए 50,000। तो हम यहाँ पे 50,000 दिखा देंगे, बाकी सारे प्रॉफिट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज दिखाएंगे।
टोटल करेंगे, ये लॉस था तो इसको माइनस करेंगे, ये लॉस है तो इसको माइनस करेंगे, तो टोटल 5 सालों के प्रॉफिट्स आ गए 2 लाख। 5 से डिवाइड किया तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए 40,000 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी 1,20,000। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट्स हैं। रमेश परचेज भारत बिजनेस with effect from 1st April 2021. It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average normal profits of the last 3 years. तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, हमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं। कैसे? सारी एडजस्टमेंट्स करते हुए सारे नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं, फिर उसको एवरेज कर लेना है। तो हम ये है 2019 का प्रॉफिट है, 2020 का प्रॉफिट है, 2021 का प्रॉफिट है। तो कैसे करेंगे? इस साल में 2019 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। तो एबनॉर्मल गेन हुआ है 10,000 का, जो कि ऑब्वियसली हर साल नहीं होता, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो इस गेन की वजह से हमारी प्रॉफिट बढ़ गए 10,000 से, तो हम 10,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे प्रॉफिट आएंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स 90,000। सेकेंड ईयर 2020 में 1,10,000 आए थे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000, उस साल में 2020 में 20,000 का एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम दिख के आए 20,000 से। तो इसीलिए इस 20,000 को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे प्रॉफिट हो जाएंगे 1,30,000। लास्ट ईयर में 85,000 आए थे, इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम ऑफ 5,000। नॉन बिजनेस इनकम होता है जो जिसका कि बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे सपोज हमने कहीं पे बैंक में एफडी कराई होगी बिजनेस के नाम पे, तो उसका इंटरेस्ट आया हो, मे बी कहीं पे इन्वेस्ट किया हो तो उसके ऊपर इनकम आई हो, तो वो जो इनकम आई है वो हमारे बिजनेस की वजह से नहीं आई है, उसकी ग्रोथ की वजह से नहीं आई है, तो इसको माइनस किया जाना चाहिए। तो हम 85,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो 80,000 आ जाएगा। तो ये है हमारे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख, डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 लाख। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए 2 इयर्स परचेज है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा 2 लाख। आगे क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 फ्रॉम टीएस गरेवाल। Simran purchased Anita's business on 1st April 2021. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average normal profits of last 4 years. पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स को टोटल करेंगे, उसका एवरेज करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आएगी। बट हमें चाहिए एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो ये है अनीता के प्रॉफिट्स। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं एक बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 2019, 2020 एंड 2021। तो प्रॉफिट्स हैं 90,000, 1,60,000, 1,80,000 एंड 2,20,000। अब हम इसमें करेंगे एडजस्टमेंट्स और फिर निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, जिसको कि हम टोटल कर सकें। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स है वो हम देख लेते हैं। Further facts are noticed from the books of accounts that during the year ended 31st March 2018, यानी कि ये वाले साल में an asset was sold at a gain of 10,000. एक एसेट बेच दी गई जिसके ऊपर हमें 10,000 का गेन हुआ था। तो हमें पता है कि ये हमारे लिए नॉन बिजनेस इनकम है एक तरह से, क्योंकि एसेट बेचने पे गेन हुआ है हमें। एसेट बेचने पे जो गेन हुआ है वो इंसिडेंटल होता है, हर साल नहीं होता और हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है वो। तो इस गेन से हमारे प्रॉफिट बढ़ के आ गए 90,000, तो हमें इसको माइनस कर देना चाहिए ताकि हमारे रियल प्रॉफिट्स निकल आए जो कि है 80,000।
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, मतलब अगले साल में, a machine got destroyed in accident and rupees 30,000 was written off as loss in profit and loss account. ये एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। लॉस बाय जो भी हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से मशीन का लॉस हो गया, तो 30,000 हमें प्रॉफिट में से माइनस करने पड़े, तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होके आ गया 30,000 से। ये फेयर नहीं है कि हम एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन के लॉस को माइनस करके उसके ट्रू प्रॉफिट दिखा पाए। हमारे ट्रू प्रॉफिट होंगे 30,000 ऐड करके आएंगे, जो कि होंगे 1,90,000। लॉस बाय एक्सीडेंट एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हम ऐड कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, इस साल में फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। गलती की वजह से हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया अपने एसेट्स का। ये ज़रूरी होता है, बिजनेस का इंश्योरेंस करवाना, एसेट्स का इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं वो रेगुलर एक्सपेंस है, तो उसको माइनस किया जाना चाहिए। अगर नहीं किया गलती से तो उसको माइनस किया जाना चाहिए। तो अभी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाएगा 10,000 का, रेगुलर एक्सपेंस है। अगर आपको ये लाइन नहीं भी लिखी होगी ना, तो भी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर माइनस नहीं किया है तो माइनस कर देना है। तो 10,000 को माइनस कर दोगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,70,000। अगले साल में कुछ चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज हम इसको दिखा देंगे। तो टोटल कर लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स का, विच इज 6,60,000। ये है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। हमें चाहिए एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये है 6,60,000 और ये है 4 सालों के प्रॉफिट्स। यहाँ पे आ जाएगा 1,65,000। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमें क्या करना है, उसको हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि हमें उसको 3 इयर्स परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो गुडविल की वैल्यूएशन कर देंगे। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसका मतलब है कि आने वाले इतने सालों तक हम इसको प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो 1,65,000 इंटू 3 ये होता है 4,95,000। तो ये हो जाएगी हमारी गुडविल की वैल्यूएशन। अगला है एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। यही वाला क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। They agree to admit their for the equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 years purchase of average profit of last 5 years. तो पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। इसको हमने पहले तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है एडजस्टमेंट्स करने के बाद, और फिर इसको डिवाइड करना है। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि प्रॉफिट कौन कौन से साल के हैं। तो पहले है ईयर एंडेड 31st मार्च 2017, फिर 31st मार्च 2018, 19, 20 एंड 21। ये आप जरूर लिखना ईयर एंडेड, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन में हमें साल दे रखा था कि इस साल में। अब हो सकता है डेट लिखी हो, तो हमें खुद से फिगर आउट करना होगा कि वो कौन से ईयर का है। तो अब हम प्रॉफिट्स लिख लेते हैं, कितना है 30,000, 70,000, 1,40,000 एंड लास्ट ईयर में 1,20,000 पैरेंथेसिस में है, मतलब कि लॉस है। यहाँ पे हम करेंगे एडजस्टमेंट्स और यहाँ पे हम लगाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020, अब देखो 1 अप्रैल 2020 ये था, 31 मार्च 2020 का एंड हो गया, यानी कि इस साल की बात हो रही है। ये 31 मार्च 2020 है, खत्म हो गया। तो 1 अप्रैल 2020 इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, लास्ट वाले में। 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000। एक चीज का ध्यान रख लेना कि 20,000 ईच लिखा है कि टोटल 20,000 लिखा है। अब 5 साइकिल्स हैं, टोटल 20,000 की खरीदी, ईच नहीं लिखा है।
अगर ईच लिखा होता तो 20,000 इंटू 5 1 लाख की साइकिल्स खरीदे होते, तो ये 20,000 के साइकिल्स खरीदे हैं एंड वर wrongly debited टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हमें क्या करना था कि हमने साइकिल्स खरीदे हैं तो हमें करना चाहिए था व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000, और हमने क्या किया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट क्रिएट की है, तो एसेट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिखा दिया, तो हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इसको माइनस कर दिया होगा, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो माइनस किया है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 20,000 को ऐड करना पड़ेगा, इस 20,000 को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने एसेट खरीदी है ना कि रेवेन्यू एक्सपेंस किया है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करते हुए हमने माइनस कर दिया होगा, तो इसलिए इसको 20,000 को माइनस नहीं ऐड कर देंगे, माइनस किया है तो ऐड कर देंगे ताकि हमारा रियल प्रॉफिट दिखे। अब क्योंकि हमने ये एसेट खरीदी थी 21 अप्रैल 2020 को, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना चाहिए। एसेट जब खरीदते हैं तो वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते, लेकिन डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल होता है, तो हमें एसेट को राइट ऑफ करना होता है उसके टाइम पीरियड के अंदर अंदर, तो हम डेप्रिसिएशन को हर साल माइनस करके दिखाते हैं। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, तो इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना चाहिए, इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए, जो कि हमने नहीं दिखाया होगा ऑब्वियसली क्योंकि हमने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया ना कि एसेट दिखाया। तो अभी हमें इसके ऊपर 20,000 को ऊपर 25% से हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2020 को, साल खत्म होगा हमारा 31 मार्च 2021 को, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा 5,000 से। ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है जिसको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, तो इस 5,000 को माइनस कर दोगे, यानी कि इस साल के प्रॉफिट में 20,000 ऐड करोगे और 5,000 माइनस करोगे। ये था लॉस, यानी कि माइनस 1,20,000, प्लस किया 20,000, माइनस किया 5,000, मतलब एक तरह से प्लस 15,000 किया, तो ये हो जाएगा आपका -125 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 1,05,000 का लॉस, मतलब माइनस। तो यहाँ पे आप दिखाओगे नॉर्मल प्रॉफिट में 1,05,000, बाकी सालों में कुछ नहीं किया, तो एज इट इज उनको दिखा दो 30,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000, तो उसको एज इट इज दिखा दो। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स विच इज 2,35,000। तो ये आ गए हमारे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसकी बेस पे हम निकाल लेते हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो 2,35,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 साल है, तो ये हो गए आपके 47,000। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, नहीं 4 से, शायद 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ 4 इयर्स परचेज, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी गुडविल की वैल्यूएशन हो जाएगी 47,000 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1,88,000। तो ये है हमारी गुडविल। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, नहीं एक और करेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, Love and Kush are partners, sharing profits equally. They admit into partnership for equal share. Goodwill was agreed to be valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years. पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, हमें उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद एवरेज निकालना है, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालनी है। तो ये है 4 सालों के प्रॉफिट। पहले हम लिख लेते हैं इसको, ईयर एंडेड 31st March 2017, 18, 19 and 20।
तो प्रॉफिट्स है हमारे 70,000, 1,50,000 का लॉस मतलब माइनस, एंड 1,44,000। तो क्या क्या है इसमें? फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। 10,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी कि पहले साल में ही एबनॉर्मल गेन हुआ। तो हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट्स में, एबनॉर्मल गेन हमें हर साल तो नहीं होगा, तो 10,000 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे 60,000 के। माइनस कर देंगे इसको, चाहे माइनस दिखा दो चाहे पैरेंथेसिस में दिखा दो। Firm incurred abnormal loss of 20,000 during the year 31st March 2018। इस साल में abnormal loss हो गया जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम दिखे होंगे, तो अभी हम इसको ऐड कर देंगे ताकि हमारे रियल प्रॉफिट्स दिख पाए, विच इज 1,20,000। Repairs to car amounting to 50,000 was wrongly debited to vehicles on 1st June 2019। 1st जून 2019, अब आप देखो ये 31 मार्च 2019, 1st जून आएगा इस वाले साल में, यानी कि लास्ट वाले साल में, ये एंड हो रहा है 31 मार्च को 2019 को, और हमने 1st जून 2019 की एडजस्टमेंट दिखानी है, मतलब कि ये है 2019 है या 18 है, ये 2018 है शायद, ये 1st जून 2018 है, तो 1st जून 2018 है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो 1st जून 2018 को क्या किया, 50,000 की हमने रिपेयर्स करवाए थे, हमने करवाए थे 50,000 के रिपेयर्स, तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर हम इसको क्लोज करने की, जैसे कि सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये होना चाहिए था, बट हमने क्या किया है, उसको गलती से डेबिट कर दिया व्हीकल्स में, यानी कि हमने एंट्री करनी थी ये वाली, और हमने कर दिया व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, ये कर दिया गलती से। तो ये 50,000 से हमारा प्रॉफिट कम दिखना चाहिए था इस साल में, 1st जून 2018 वाले साल में 50,000 से कम दिखना चाहिए था, तो हम 50,000 को यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये रिपेयर्स है ना कि हमने कोई एसेट खरीदी है। इसको एसेट मानते हुए हमने व्हीकल को डेबिट कर दिया, एसेट दिखा दी, और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया। अब जब हमने एसेट खरीदी नहीं तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं, तो इसीलिए इस डेप्रिसिएशन जो कि हमने माइनस कर दिया अपने प्रॉफिट में से, जैसे कि पीछे बताया एसेट खरीदते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, डेप्रिसिएशन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन जब है ही नहीं तो उसको माइनस क्यों करना, तो हम इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ऐड कर देंगे। अब देखते हैं कितना हमने माइनस किया होगा डेप्रिसिएशन। हमने समझा कि ये 50,000 के व्हीकल्स हैं, तो इसके ऊपर 12% से हमने डेप्रिसिएशन लगाया। 1st जून को खरीदे थे, 1st जून को मानते हुए 31 मार्च तक, 1st जून से 31 मार्च तक हमारे होते हैं 10 महीने, तो 10 महीने का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो ये हो गया 5,000। जब डेप्रिसिएशन तो तब लगाएंगे जब एसेट होगी, वो तो नहीं है, तो अभी हम 5,000 का जो गलती से डेप्रिसिएशन लगाया उसको माइनस कर देंगे, तो यानी कि इस साल के प्रॉफिट में हम -50,000 एंड +5,000 कर देंगे, मतलब एक तरह से -45,000 कर देंगे। तो -50,000 -50,000, क्योंकि लॉस है ना तो इसलिए ये लॉस है तो इसलिए माइनस लगाया, -50,000 +5,000, तो ये हो जाएगा हमारा -1 लाख, मतलब एक्चुअल में रियल प्रॉफिट हमारा इस साल का था -1 लाख, यानी 1 लाख का लॉस, तो इसको हम दिखाएंगे। अब अगर हमने इस साल में डेप्रिसिएशन माइनस किया है पर एनम, तो अगले साल में भी माइनस किया गया होगा वो डेप्रिसिएशन, मानते हुए कि हमने व्हीकल्स खरीदे हैं, तो इस साल में से भी डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे। इस साल का डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाया था, बट ये तो शुरू से लगा दिया होगा, तो 50,000 × 12/10
500, तो 6000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, जिसकी वजह से 2020 के प्रॉफिट्स हमारे 6000 से कम दिखे होंगे। तो अब इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे और यहाँ पे प्रॉफिट एक्चुअल में जो है रियल प्रॉफिट है वो है 1,50,000। अब इसको टोटल कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब हम निकालेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है 4, तो ये आ जाएगा 57,500। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज विच इज 2, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये आ जाएगा 1,15,000 इसकी फर्म की गुडविल निकल आएगी। ओके, अभी तक हमने किया एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। उसके दो मेथड थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो कि अभी अभी हमने किया है, अगला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक ड्रॉबैक है, एक मतलब गलती है, उसकी लिमिटेशन है कि इसमें हम पिछले 4 साल या 5 साल के प्रॉफिट्स तो देखते हैं बट उसका ट्रेंड नहीं देखते। हो सकता है बिजनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, या मतलब पिछले साल का प्रॉफिट कम हो फिर बढ़ता गया, वो ट्रेंड जो बढ़ रहा है उसके हिसाब से हमें वेट्स भी देने चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, कोई भी बिजनेस जब स्टार्टिंग फेज में होता है तो कम प्रॉफिट्स करता है, तो धीरे धीरे उसके प्रॉफिट का बढ़ते जाता है। तो हमें वेट्स असाइन करने चाहिए इन 4-5 सालों के प्रॉफिट्स को कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो वेट्स हम इंक्रीजिंग दिखाएंगे। अगर कोई बिजनेस डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो हम वेट्स डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाएंगे। तो उसकी वजह से सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम वो ट्रेंड नहीं दिखा पाते, इक्वल वेटेज दे देते हैं हर साल के प्रॉफिट्स को, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस राइजिंग ट्रेंड में है तो प्रॉफिट को बढ़ते जाना चाहिए, और ज़्यादा बढ़ेगा, गुडविल की वैल्यूएशन और ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई बिजनेस डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो उसके बिजनेस फॉल कर रहे हैं तो गुडविल उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेम मेथड है, वैसे ही हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखाने हैं एडजस्टमेंट्स करते हुए, बट उनको वेट असाइन किए जाएंगे। ये आपको हर क्वेश्चन में दिया गया होगा कि वेट असाइन करने हैं। सपोज किसी क्वेश्चन में नहीं भी दिया है ना, अगर लिखा है कि बिजनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो आप ऐसे वेट असाइन कर सकते हो 1 2 3 4 5 बढ़ाते हुए, और अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो आप 4 5 4 3 2 1 ऐसे डिक्रीजिंग ट्रेंड में आप वेट्स असाइन कर सकते हो। तो हमारे पास आएंगे वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट से, तो हमारे पास आ जाएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बाकी मेथड बिल्कुल सेम है, हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं से। ये है हमारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 फ्रॉम टीएस करेवाल। तो ये है पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स, ये दे रखे हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज of the weighted average profit after assigning weights 1 2 3 4 5 respectively to the profits for year ending। ये मतलब शुरू से एंड तक वेट ज्यादा असाइन हो रहे हैं तो दैट मीन्स बिजनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो ये हम प्रॉफिट ले रहे हैं, ये उनके वेट्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। सारे वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल कर लो और उसको टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा 1,39,200। इस क्वेश्चन में सिंपली बस प्रॉफिट दे रखे हैं, पर हो सकता है आपको एडजस्टमेंट्स भी दिए हों किसी क्वेश्चन में पेपर में, तो वैसे ही बिल्कुल जैसे अभी हमने एडजस्टमेंट्स किया उसी के बेस पे एडजस्टमेंट करने के बाद हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर ये गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।